इसके बताइए गीत प्रणाली के, अगर हम गीत प्रणाली से बच्चों को पढ़ाएं तो इसके क्या क्या गुण होंगे, इस प्रणाली से अगर हम शिक्षण प्रदान करें तो क्या क्या लाभ होंगे। शिक्षण प्रभावी होगा, शाबाश, एक बच्चा एक बोले। स्थायी ज्ञान होगा, शाबाश। रुचिकर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे को अपने भाव प्रकट करने का अवसर मिलेगा, मनोरंजन होगा। अगर इस प्रणाली के दोष देखे जाएं तो दोष क्या क्या है छोटे बच्चों के लिए, शाबाश। और क्या दोष हैं इसके? बिल्कुल, जैसे देखिए अभी आप प्राइमरी स्तर पे पढ़ा के आए, 1 महीने की वो टीचिंग करके आए, शिक्षण करके आए, तो बच्चों को याद है कविता, लेकिन वो चीज याद नहीं है। जैसे अनार के दाने लाल लाल, मिट्ठू खाते आम खाते मिट्ठू लाल, है ना। तो बच्चों को क्या है, बस रट लिया उन्होंने कविता, लेकिन अनार का पहला वर्ण क्या है या आम का पहला वर्ण क्या है या उसको पहचान सके, बच्चों को ये नहीं आ रहा, है ना। मतलब अवधारणा स्पष्ट नहीं हो रही, ठीक है। अर्थबोध प्रणाली, इस प्रणाली में अध्यापक कविता का पाठ करके उसका सीधा सीधा अर्थ बता देता है ना, और बच्चे उसे निष्क्रिय श्रोता बनकर बैठे सुनते रहते हैं, है ना। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पोए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मतलब कबीरदास कहते हैं बच्चों कि मेरे सामने अगर गुरु और गोविंद अर्थात भगवान दोनों खड़े हों तो पहले मैं किसके पैर छूं। ये हमने क्या करा, अर्थ बता दिया। इसमें देखिए आप लोग निष्क्रिय बैठे रहे, आपकी सहभागिता प्राप्त नहीं की गई। इस प्रणाली के गुण बताइए क्या है। अगर हम अर्थबोध प्रणाली से पढ़ाते हैं तब कठिन शब्दों का अर्थ समझाया जा सकता है, शाबाश। और बोलिए और क्या लाभ है इससे। अगर अर्थ बताया जाता है तो वो संतोष हो जाते हैं, हाँ, मतलब उनकी अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी, अर्थ समझते उनके भावों का ज्ञान, उसका अर्थ का ज्ञान प्राप्त है, उनके सब कविता समझ में आ जाएगी। बिल्कुल, पाठ्य वस्तु संबंधी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और बताइए। क्योंकि शब्दकोश में वृद्धि होती है, शब्द भंडार में, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी, ठीक। और बताइए। मैम वो कठिन शब्दों को नहीं समझ पाते हैं तो वो प्रश्न करते हैं अध्यापक से, तो प्रश्न करने की जो क्षमता बढ़ती है। हाँ, प्रश्न करने की क्षमता का विकास होता है, मतलब तर्क शक्ति का विकास होता है ना। हाँ, चलिए दोष देखते हैं अर्थबोध प्रणाली के। क्या क्या दोष हैं इस प्रणाली में। बड़ा दोष, छात्र निष्क्रिय श्रोता बनकर बैठे रहते हैं, बिल्कुल, खुद से अपनी सहभागिता नहीं देते। बिल्कुल। और तो अधिक छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। हाँ, छोटे बच्चों के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है, अर्थ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। और मैम वो रुचि नहीं लेते, उनके लिए सब बोरिंग। हाँ, रुचि नहीं लेंगे, जब उन्हें सहभागिता उनकी नहीं ली जाएगी, उनकी समझ में नहीं आएगा, तो वो क्या करेंगे, रुचि नहीं लेंगे और 1 दिन आएंगे और 4 दिन नहीं आएंगे, जैसे आप लोग करते हो। और बताइए दोष क्या क्या है। शिक्षण नीरस हो जाता है, शिक्षण नीरस हो जाता है और बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं हो पाता, है ना। चलिए, व्याख्या प्रणाली। इस प्रणाली में शिक्षक पहले एक कविता का पाठ करता है, फिर उसके भावों को, अर्थ को, हर चीज को, भाषा शैली को अभिव्यक्त करता है, मतलब हर चीज की पूर्ण रूप से व्याख्या करता है ना। और बच्चों की कल्पना शक्ति को उर्वर बनाने और उन्हें कविता के अर्थ, गौरव को समझने की योग्यता प्रदान करने के लिए शिक्षक बीच बीच में प्रसंग सहित व्याख्या भी करता है। इसके वो बताइए गुण क्या क्या है इसके। बता दो। व्याख्या प्रणाली के गुण। व्याख्या प्रणाली से किसी भी विषय वस्तु को अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है, गहनता से उसका अध्ययन कराया जाता है छात्रों को।
और जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं, एक कविता सुनो। ज्ञान दूर की कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। मतलब ज्ञान दूर, ज्ञान कहीं और है हमारा, और उसके अनुरूप हम क्रिया नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा मतलब इच्छा क्यों पूरी मन की, मतलब जो हमने अपना उद्देश्य बना रखा है, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हम उसमें प्रयास में नहीं लगे हैं, क्योंकि ज्ञान तो अलग जा रहा है और क्रिया उसके अनुरूप नहीं कर रहे हैं, है ना। एक दूसरे से ना मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। जब ज्ञान और क्रिया एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे।